Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 10th of June 2024. तो गाइज आज है तारीख 10 जून 2024 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है मोंगला पोर्ट को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना है, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, जो व्हाइट फॉस्फोरस है इसका जब युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है स्पेशली सिविलियंस के अगेंस्ट में, तो इस व्हाइट फॉस्फोरस को रेगुलेट करने के लिए कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटी सामने आती है, जरा उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए जेनेवा कन्वेंशंस, या ऑप्शन नंबर बी फ्रेमवर्क ऑन सर्टेन स्टैंडर्डाइज्ड मिलिट्री आर्म्स, या ऑप्शन नंबर सी कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स, या ऑप्शन नंबर डी बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों कल तारीख थी 9 जून 2024 और कल देश में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ। क्या हुआ, प्रधानमंत्री ने शपथ ली। प्रधानमंत्री के साथ साथ बाकी जो मिनिस्टर्स हैं सब ने शपथ ले ली है और अब यहाँ पे जो सरकार है उसको एस्टेब्लिश कर लिया गया है। अब गवर्नमेंट आगे वर्क करना शुरू करेगी। जब दोस्तों यहाँ पे पूरा इवेंट चल रहा था, या इवेंट शुरू होने से पहले की हम बात कर सकते हैं, तो उस इवेंट के शुरू होने से पहले एक बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना घटित होती है जम्मू के अंदर। जम्मू में स्पेशली जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है, अगर हम इसको अच्छे से मैप में देखना चाहें तो ये जम्मू का मैप हुआ इधर। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इस वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। इस वाले पोर्शन में होता क्या है, शाम 6:10 के आसपास कुछ लोग यानी कुछ श्रद्धालु, क्योंकि आपको पता है जम्मू में आता है माता वैष्णो देवी का मंदिर, लोग जाते हैं घूमने कटरा में, है ना, कटरा में मंदिर पड़ता है। फिर कटरा से सीधा वहाँ पे घूमने के बाद में आगे जाके शिवकोड़ी धाम आता है, वहाँ पे भी लोग जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है, दर्शन करने के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ लोग थे जो कटरा से शिवकोड़ी धाम गए और शिवकोड़ी धाम से वापस जब वो कटरा लौट रहे थे तो लौटते वक्त रास्ते में 6:10 पर उनके बस के ऊपर में फायरिंग होती है। कुछ आतंकवादी टेररिस्ट लगातार दोस्तों यहाँ पर इस बस के ऊपर फायरिंग करते हैं और वो जो बुलेट्स यहाँ पे लगी हैं उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और बैलेंस बिगड़ने के बाद दोस्तों ये पूरी जो बस है वो खाई में जाकर गिर जाती है, जैसा आप यहाँ पर एक फ़ोटो भी देख पा रहे होंगे। मतलब जो अभी फ़ोटोज़ निकल कर आई हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ, देखी नहीं जाएंगी। ये कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पे देख पाओगे, इस तरीके से दिखाई जा रही है, जो बस है ये खाई में जाकर गिर चुकी है। कुछ एम्प्टी कार्टेजेस भी यहाँ पर पाए गए हैं, है ना। उसके अलावा ये फ़ोटोज़ आपको देखने को मिलेगी। एक बच्चे का फ़ोटो कल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पर, ये फ़ोटोज़ यहाँ पे सामने आ रहे हैं। अब दोस्तों बिल्कुल एक टेररिस्ट हमला है, इसको किसी एक्सीडेंट के तौर पर नहीं देख सकते, तो इसको यहाँ पर एक आतंकवादी हमला ही बोला जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे बताया ये जा रहा है, जो अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स बता रहे हैं कि इस पूरे हादसे के दौरान लगभग 10 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है और 33 लोग इंजर हैं। अब कहीं पर ये नंबर 10 है मरने वालों का, कहीं पर 9 है, इस तरीके से आपको दोस्तों यहाँ पे नंबर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब वैसे ही कम होते हैं, समझ लो यहाँ पर मतलब नंबर 10 ही होगा ये लगभग। अभी जो रिपोर्ट्स हैं वो आगे और आती रहेंगी और ये डिटेल्स हमारे सामने आ जाएगी। तो 10 लोगों की जान जा चुकी है, 33 लोग यहाँ पर घायल हो चुके हैं इस पूरे के पूरे घटना के अंदर में। अब ये जब घटना होती है दोस्तों, तो उसके बाद जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट भी किया, इसके बारे में मेंशन किया कि देखिए उन्होंने दुख प्रकट किया इस पूरे हादसे के ऊपर में। साथ ही साथ में उन्होंने बोला मैं कांटेक्ट कर चुका हूँ जम्मू कश्मीर के डीजीपी से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से बातचीत हो चुकी है और हम जल्द से जल्द इस पर्टिकुलर केस को लेकर इन्वेस्टिगेट करेंगे, प्लस जो भी व्यक्ति या जो भी यहाँ पर आतंकवादी इस पूरे केस के पीछे हैं
तुरंत उनके खिलाफ एक सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। और डेफिनेटली गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। ये जो टेररिज्म है इसको परमानेंटली ख़त्म करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, और परमानेंटली कोई अकेला कंट्री ख़त्म भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पर और भी कंट्रीज़ के कंट्रीब्यूशन की या कह सकते हो कोलैबोरेशंस की ज़रूरत है, क्योंकि एक गंभीर मुद्दा है। इस तरीके के सिनेरियोज दोस्तों यहाँ पर ये बार बार सामने निकल कर आते हैं। जम्मू कश्मीर में ये कोई नया इंसिडेंट नहीं आपको दिख रहा है, ऐसे इंसिडेंट्स हम लगातार देख रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूँ एक परमानेंट सोल्यूशन की बहुत ही सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अभी 33 लोग इंजर हो चुके हैं, 10 लोगों की जान जा चुकी है इस पूरे हादसे में। हम यही प्रार्थना करेंगे कि वो 33 जो लोग इंजर हैं, जो घायल हैं, वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है दोस्तों, यहाँ पर इसको पूरी तरह से चलाया गया, लोगों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। ये डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं। बाकी वहाँ के जो IPS ऑफिसर हैं उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, काफ़ी सारी डिटेल्स और बताई हैं। उनका कहना यह है कि जो ज़्यादातर यहाँ पे श्रद्धालु इस बस में प्रेजेंट थे वो लोकल एरिया के नहीं हैं, वो यूपी से थे, गए होंगे यूपी से दर्शन करने के लिए, आ रहे होंगे रास्ते में। अब ये हो गया दोस्तों, ये पूरा का पूरा मामला हमको देखने को मिला। कुछ मास्कमैन ने लगातार यहाँ पर हमला शुरू किया और इस तरीके से बुलेट्स फायर करके कह सकते हो कि आज के समय पर ये पूरा का पूरा जो स्थिति है वो हमको नज़र आ रही है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि कल एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था हमारे देश के अंदर में। प्राइम मिनिस्टर और साथ ही साथ में बाकी सारे मिनिस्टर्स ने ओथ ले ली है, शपथ ले ली है। अब वो आगे सर्व करने वाले हैं। पेज नंबर 1 पर यह आर्टिकल प्रेजेंट है। GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिंक कर पाओगे। तो चलिए मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, लगातार इस बार प्रधानमंत्री चर्चा में बने हुए हैं, है ना, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट चर्चा में बनी हुई है। तो पॉलिटी में इसके बारे में डिटेल्स मेंशन्ड है। स्टैटिक डेटा से लेकर डायरेक्टली यहाँ पर प्रीलिम्स में, मेंस में या इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे जो हमारी भारत सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट को कई बार हम प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी नाम दे देते हैं। अब ये प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट क्यों बोला जाता है, ज़रा इसको सुनिएगा। क्योंकि जो प्रधानमंत्री हैं वो मेन हेड होते हैं हमारे भारत सरकार के। इंडियन गवर्नमेंट जो होती है उसके मेन हेड कौन है? मेन हेड प्राइम मिनिस्टर ही है। PM से बड़ा पद है क्या? लेकिन मेन ऐसा देखा जाता है पॉलिटिकल सेटअप में वो PM ही है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, प्रधानमंत्री को अपॉइंट कौन करता है? देखो सिंपल सी बात है भैया। देखो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। लोकसभा में आपकी 543 सीट हैं। इसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और वो जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अलग अलग सीट्स पर इलेक्शन लड़ती हैं। इसी तरीके से दोस्तों अब की बार जो सबसे ज़्यादा वोट मिला वो NDA को वोट मिला, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये बेसिकली अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये भी एक बड़ा ग्रुप है, जिसको यहाँ पे जिसमें सबसे बड़ी पार्टी BJP है। तो BJP के अंडर में ही आता है पूरा का पूरा NDA। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो, या BJP रूल करता है इस पूरे NDA को। तो ये अब की बार जो NDA है उसके पास में सबसे ज़्यादा सीट्स आई इन 543 में से। तो अब लोकसभा में सत्ता में कौन बैठेगा? NDA बैठेगा, ये पार्टी बैठेगी। अब दोस्तों इस NDA के लीडर कौन है? वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो सबने मिलकर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को चुना है कि आप ही लीडर रहेंगे हमारी पार्टी के। तो NDA के लीडर ये हैं, और NDA यहाँ पर जीत चुकी है लोकसभा में। ठीक है, तो लीडर ये हैं, तो वही लीडर क्या होता है? प्रधानमंत्री बनता है। सवाल यह है कि अब जब ये सब कुछ इलेक्शन हो चुका है तो लास्ट में ठप्पा कौन लगाएगा? अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो लास्ट में अपॉइंटमेंट करने के लिए दोस्तों हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर को भी जो अपॉइंट किया जाता है वो हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू किया जाता है। बाकी ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि वही व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा जो लोकसभा में जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसका हेड होगा। क्लियर हो गया दोस्तों? लोकसभा जो कि हमारे भारत के पार्लियामेंट का एक लोअर हाउस है, और जो भारत सरकार है उसमें जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेन जिम्मेदारी भी वो प्रधानमंत्री के पास में होती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में अलग अलग आर्टिकल्स में प्राइम मिनिस्टर के बारे में या प्राइम मिनिस्टर से जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा संविधान में जो आर्टिकल 75 है, आर्टिकल 75 के अंडर में क्या बोला गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पूरा वो ग्रुप होता है जिसको हमारे प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। सवाल यह है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्यों बनाया जाता है? ताकि ये पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे हैं, ये सब मिलकर अलग अलग मैटर्स पर प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस दे सकें, प्रेसिडेंट को यहाँ पे अलग अलग मैटर पर एडवाइस कर सकें। इसके बेसिस पर दोस्तों ये पूरा बनाया जाता है।
तो भारत में जो हमारा पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ पे आपने समझ लिया प्रधानमंत्री का कितना बड़ा रोल है। हर जगह पर वो हेड का काम कर रहे हैं। इस वजह से ये जो इंडियन गवर्नमेंट है, या इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कई बार हम प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट का नाम भी दे देते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड हमारे संविधान में अलग अलग प्रोविजंस हैं, अलग अलग यहाँ पे प्रावधान देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 75 के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा आर्टिकल 75 क्लॉज 1 में आप देख पाओगे तो प्राइम मिनिस्टर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं। इन सब मिनिस्टर्स को अपॉइंट हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं, है ना। जो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा के लिए। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इनको ऑफिस से रिमूव भी किया जा सकता है, यानी जो प्रधानमंत्री हैं इनको पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इतने आसानी से हटाया जा सकता है क्या? नहीं। आपको पता होगा प्रधानमंत्री जो है जब वो बनकर आए हैं तो वो अब आगे सर्व करेंगे 5 साल तक। वापस इलेक्शन होंगे, वापस इलेक्ट हो सकते हैं, फिर से इलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन वो प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे जब तक प्रेसिडेंट अपना हाथ नहीं खींच लेते, क्योंकि प्रेसिडेंट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ऐसा बात नहीं कि प्रेसिडेंट जब चाहे तब प्रधानमंत्री को हटा दे पद से, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों प्राइम मिनिस्टर के पास में, प्रधानमंत्री के पास में पूरा कॉन्फिडेंस होता है। कहां पर? लोकसभा में। कॉन्फिडेंस मतलब लोकसभा में आपको पता है सरकार बनाने के लिए 272 सीट्स चाहिए होती है। तो 272 सीट्स यहां पे चाहिए होती है, तो प्रॉपर सपोर्ट अगर प्रधानमंत्री के पास में है तो वो सरकार में सत्ता में बने रहेंगे। और मान लो इसमें से थोड़ा भी सपोर्ट अगर खिंच जाता है, कोई हट जाता है इसमें से, तो क्या होगा? एकदम से सरकार गिर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि सपोर्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस में नहीं है वो। समझ गए? तो इसलिए यहां पर आपको पता होगा ये जो पूरा का पूरा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो पास वगैरह किया जाता है। वो चेक किया जाता है प्रधानमंत्री के पास में प्रॉपर सपोर्ट है या नहीं है। तो पार्लियामेंट बैठे हुए लोग उठाएंगे कि हाँ भैया हम सपोर्ट में हैं। अगर पूरी तरह से सब लोग सपोर्ट में आ रहे हैं उनके तो ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर प्रॉपर सीट्स नहीं आ पा रही हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो सरकार कोलैप्स कर जाएगी। सिंपल सी बात है। अभी वही तो मैटर चल रहा है कि भाई अब की बार जो बीजेपी आई है वो अकेले नहीं ला पाई सारी सीट्स। अकेले यहाँ पर केवल 240 241 सीट हैं। 272 का आंकड़ा पूरा करने के लिए कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर तब ये एनडीए बना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तब जाके दोस्तों यहाँ पर वो अपनी सरकार बना पाए हैं इस बार। अगर पिछली बार देखें तो बीजेपी के पास में ही 272 के पार इनफ सीट्स थी, सारे डिसीजंस खुद से ले सकते थे। तो उस केस में यहाँ पर सरकार कोलैप्स करना बहुत मुश्किल होता है। अब ये जो कोएलिशन वाली गवर्नमेंट होती है यहाँ पर सरकार अक्सर कोलैप्स कर जाती है। ठीक है, यानी कि एक भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हटी, कोई भी लीडर नाराज हुआ कि भाई हम नहीं आ रहे आपके साथ में, हम जा रहे हैं दूसरी पार्टी में मर्ज होने, चले गए वो। जैसे ही हाथ खींचा सीट्स कम हो गई, और जब सीट्स कम हो गई तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर कैसे रहेंगे? कॉन्फिडेंस खो चुके हैं वो। समझ गए? तो इस तरीके से ये बेसिस पे पूरा का पूरा जो काम होता है। क्लियर हो गया दोस्तों? और प्रधानमंत्री बनने के लिए एक व्यक्ति को सिंपल सी बात है भारत का नागरिक होना जरूरी है और लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये बात हो गई। ये बात कहाँ पे लिखी है जो मैंने अभी बताया सिटीजन वाली? ये आर्टिकल 84 क्लॉज 2 में लिखी है। ये सभी आर्टिकल्स के नंबर वगैरह यहाँ पे आपको प्रेजेंट करके दिए गए हैं। अब दोस्तों क्योंकि ये सब कुछ हम डिस्कशन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने शपथ ली है उस वजह से, तो जरा ओथ के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब ओथ में क्या होता है? प्रेसिडेंट भी सामने साथ में खड़े रहते हैं। ये फोटो आपने देखा होगा कल का। कल प्रधानमंत्री जब ओथ ले रहे थे, दिलवाता कौन है? हमारे राष्ट्रपति दिलवाते हैं। वीडियो देखा होगा आपने। शुरुआत ही राष्ट्रपति करते हैं, मैं, फिर उसके बाद यहाँ प्रधानमंत्री शुरू करेंगे, मैं अपना नाम लेकर, फिर आगे वो शपथ लेंगे कि देश में मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, बिना डर कर देश के प्रति पूरी निष्ठा के साथ में काम करने वाला हूँ। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये जो शपथ है, जो ओथ वगैरह है, वो ली जाती है। समझ गए? अब टेन्योर क्या होता है, टर्म क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। प्राइम मिनिस्टर का जो ड्यूरेशन होता है वो फिक्स नहीं होता। उनकी पोजीशन है जब तक प्रेसिडेंट यहाँ पर बने हुए हैं, प्रेसिडेंट का सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला प्रेसिडेंट ऐसा कभी नहीं है कि कभी भी प्राइम मिनिस्टर को हटा सकते हैं। नहीं, प्राइम मिनिस्टर को रिमूव किया जा सकता है, लेकिन कब? जब वो कॉन्फिडेंस उनके पास में प्रॉपर नहीं होगा। वो कॉन्फिडेंस वाला मैटर क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, प्रॉपर सपोर्ट नहीं होगा, तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा। समझ गए? लेकिन कॉन्फिडेंस है, सभी लोगों का सपोर्ट है, प्रॉपर सीट्स हैं, बड़ी पार्टी के लीडर बने हुए हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार चलती रहेगी। सैलरी की बात आती है तो प्राइम मिनिस्टर की जो सैलरी होती है या इनके कुछ और पर्क्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, वो सब वही होते हैं जैसे यहाँ पर बाकी सारे पार्लियामेंट के मेंबर्स को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ जैसे फ्री हाउसिंग हो गया, ट्रैवल अलाउंस हो गया, इधर उधर घूमने फिरने के सारे चार्ज हो गए, मतलब जहाँ भी ट्रैवलिंग होती है वहाँ के सारे चार्जेस होते हैं, है ना। मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गया, फ्री हाउसिंग अलाउंसेस, और भी कई सारे जो सपोर्ट्स है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जो बाकी सारे भी यहाँ पर जो एलिट क्लास के अंदर लोग हैं उन सबको भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो ये बात हो गई सैलरी की। चलिए अब आगे आते हैं।
अब जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं देश के, उनके पास में बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स होती हैं। क्या ताकत होती है? अक्सर सभी ताकत है। फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव पावर। प्राइम मिनिस्टर हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड भी हैं। आगे पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले। अब इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार चलाना, ठीक है। और यही क्या करते हैं, कैबिनेट की जो मीटिंग्स होती है उसको भी लीड करते हैं, उसको भी हेड करते हैं। सभी जो अलग अलग मंत्रालय हैं, सभी डिपार्टमेंट्स, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम भी प्रधानमंत्री का है। तो पहली चीज़ एग्जीक्यूटिव पावर में आप देख पाओगे हर एक सेक्शंस प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं। दूसरा लेजिस्लेटिव पावर्स हो गई। अब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारे लोकसभा के मेंबर भी हैं या राज्यसभा के मेंबर भी होते हैं। तो वो क्या होगा, लोकसभा राज्यसभा में जब कोई मीटिंग चल रही होती है तो उसमें हर एक मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पर सब कुछ में जो भी डिस्कशन चल रहा होता है उसमें हिस्सा लेते हैं। प्लस प्रेसिडेंट को वो एडवाइस भी करते हैं पार्लियामेंट के सेशंस को समन करने के लिए, या लोकसभा डिसॉल्व करना है तो उसके लिए। तो यहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर का एक इंपॉर्टेंट रोल है। प्रेसिडेंट वर्क करते हैं, प्रेसिडेंट के पास में भी पावर है अपॉइंटमेंट्स की, बट द थिंग इज उसमें भी जो एडवाइस है वो हमारे प्रधानमंत्री ही देते हैं। तो यहाँ पर भी घूम फिर के प्रधानमंत्री थोड़े ज़्यादा पावरफुल हो गए, समझ गए। फिर आते हैं यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक पावर्स। तो प्राइम मिनिस्टर के पास में दोस्तों यहाँ पर डिप्लोमेटिक पावर्स में वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। जो अलग अलग देश हैं उनके साथ में अलग अलग निगोसिएशंस को कंडक्ट करते भी हैं यहाँ पर वो हमारे प्रधानमंत्री, है ना। जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उनको रिसीव करना, तो ये सारा काम यहाँ पर प्रधानमंत्री का, इंटरनेशनल रिलेशंस को भी यहाँ पर संभालना। फिर आती है इमरजेंसी पावर्स। तो जब आती है बात नेशनल इमरजेंसी की, ध्यान रखिएगा, नेशनल इमरजेंसी के समय पर वो प्रधानमंत्री ही होते हैं जो एडवाइस करते हैं हमारे प्रेसिडेंट को। हमारे प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, बताते हैं कि भैया देश की हित में या देश की सिक्योरिटी के लिए, देश की प्रोटेक्शन के लिए हमें ये करना होगा, समझ गए। फिर आती है बात अपॉइंटमेंट पावर्स की। तो कहोगे ज़्यादातर लोगों को तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर का ज़्यादातर रोल होता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट भले ही लास्ट में प्रेसिडेंट करते हो, लेकिन दोस्तों होता क्या है, एडवाइस तो प्रधानमंत्री ही देते हैं ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलकर। आप जैसे यूएसए वाला केस देखोगे, यूएसए में क्या होता है, यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, वहां पे प्रॉपर प्रेसिडेंट होता है, सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास में है। अभी जो बाइडेन प्रेसिडेंट हैं, लेकिन इंडिया में बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों है, बट प्राइम मिनिस्टर थोड़े ज्यादा पावरफुल आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो सब हमारे प्रेसिडेंट को एडवाइस भी करते हैं कि भाई अपॉइंटमेंट्स हायर जुडिशरी में किस किस का करना है। उसके अलावा यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट, गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट, आपने सीएजी का नाम सुना होगा, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनके अपॉइंटमेंट को लेकर भी प्राइम मिनिस्टर का एक इंपॉर्टेंट हाथ होता है। फिर फाइनेंशियल पावर में भी प्राइम मिनिस्टर का रोल होता है। ओवरऑल जो इकोनॉमिकल, देश की हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, इकोनॉमिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं, उसकी जिम्मेदारी भी प्राइम मिनिस्टर के पास में है। उनकी जो सरकार है वो यहाँ पर एनुअल बजट प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में, जहाँ पर इंश्योर किया जाता है इसको प्रॉपर तरीके से पास किया जा सके। तो फाइनेंशियल पावर्स भी पीएम के पास में होती हैं। तो ये हमने पीएम के कुछ स्पेसिफिक पावर्स के बारे में भी डिस्कशन किया। तो ये बेसिक चीज़ें एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। मैंने बस खाली मतलब डिटेल से जब आप पढ़ोगे तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मैंने बस खाली मोटा मोटा आपको बता दिया ये सारी चीज़ें होती हैं, जिससे जब आप बुक पर आओगे तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। वरना अगर चैप्टर पढ़ाने लग गया तो पूरा लेक्चर उसमें ही निकल जाएगा, समझ गए। ये बेसिक बातें तो पता होनी ही चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे जब प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। तो चलिए अगला आर्टिकल आता है, पेज नंबर 6 पर प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 3, डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक वेमेन की बात हो रही है, नाम है इनका अनामिका राजीव। अनामिका राजीव दोस्तों एक नाम बन चुका है, इनका नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा आगे। रीज़न यह है कि नेवी में ये पहली वेमेन चॉपर पायलट के तौर पर दोस्तों यहाँ पे अपॉइंट की गई हैं, उस वजह से ये न्यूज़ में है। तो अनामिका राजीव नाम ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में स्पेशली जो वनडे एग्जामिनेशन होता है वहाँ पे डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है। इंडियन नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, फर्स्ट वेमेन हेलीकॉप्टर पायलट यहाँ पर ये बन चुकी हैं, इस वजह से ये चर्चाओं में। और ये पूरा इवेंट यहाँ पर हुआ जिस वजह से ये सब कुछ आर्टिकल के अंदर में लिखा हुआ है, छपा हुआ है। अब अगर इस आर्टिकल को आप देखोगे तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली नाम एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों जब बात आती है यूपीएससी में मेंस की या इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव्स की, क्योंकि यहाँ पर आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए होता है, तो मैं आपको कुछ डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा फोकस कीजिएगा। फिर यहाँ से यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है, वो भी आपको जानने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि नेवी में महिलाओं का रोल बढ़ रहा है, आर्मी में बढ़ रहा है, एयरफोर्स में महिलाओं का रोल बढ़ रहा है। तो ओवरऑल जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, यहाँ पर महिलाओं का स्टेटस क्या है, स्थिति क्या है, ज़रा वो जानते हैं।
और उसमें क्या क्या चैलेंजेस ये फेस कर रही हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले दोस्तों, जो इंडियन एयरफोर्स है, हमारी इंडियन एयरफोर्स ने सबसे पहली बार महिलाओं को एज अ फाइटर पायलट अपने फोर्सेस में लाना शुरू किया 2016 में। और जो पहला बैच था इसमें 3 वेमेन फाइटर पायलट्स थी जो फ्लाई कर रही थी MiG-21, Su-30 MKI और राफेल जेट्स। तो वेमेन ऑफिसर्स को पहली बार मौका मिला इस तरीके के फाइटर पायलट्स के तौर पर 2016 में। फिर उसके बाद वेमेन ऑफिसर्स की बात करेंगे तो आर्मी के अंदर जो अलग अलग यूनिट्स हैं वहां पर भी महिलाओं का रोल बढ़ गया है दोस्तों। चाहे वो इंजीनियरिंग सिग्नल हो, आर्मी एयर डिफेंस हो, इंटेलिजेंस कॉर्प्स हो, आर्मी सर्विस कॉर्प्स हो, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स हो, तो सभी जगह पर वेमेन ऑफिसर्स का रोल बढ़ रहा है। अगर हम स्थिति देखें तो ये करंट के हिसाब से मत देखना, वैसे आज 2024 में हम चल रहे हैं, ये 2023, 21, 22 सबका डेटा कंपाइल करके कुछ डेटा शेयर किया गया है। जैसे जब हम लोग बात करते हैं महिला ऑफिसर्स की, तो हमारी आर्म फोर्सेस में लगभग 10,493 महिला ऑफिसर्स आपको देखने को मिलेंगी। ज़्यादातर मेडिकल सर्विसेज में है और ज़्यादातर इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं, यानी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में देखें तो आर्मी में लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेमेन्स आपको देखने को मिल जाती हैं जो सर्व कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आती हैं एयरफोर्स में, देन उसके बाद में आती हैं नेवी में। फिर जनवरी 2023 की बात है, लास्ट ईयर की बात बता रहे हैं। तो पिछले साल जो हमारी आर्मी है उन्होंने एक महिला ऑफिसर को, कैप्टन शिवा चौहान को, सियाचिन ग्लेशियर में सबसे पहली बार कह सकते हो वहाँ पे डिप्लॉय किया था, तैनात किया था। तो ये यहाँ तक दोस्तों महिला ऑफिसर पहुँच चुके हैं, जहाँ पे पहले वो नहीं किया गया, वो अब सारे काम हो रहे हैं। फिर पिछले ही साल जनवरी 2023 में क्या हुआ वो तो मैंने आपको बता दिया, सियाचिन ग्लेशियर में पहली बार किसी वेमेन ऑफिसर को रखा गया। फिर फरवरी 2023 में जो हमारी आर्मी है इन्होंने वेमेन ऑफिसर्स को और बड़े बड़े रोल्स देने शुरू कर दिए। ठीक है, अलग अलग कमांड संभालने के लिए यहां पर इनको लाया गया। फिर जो नेवी है इन्होंने महिलाओं को एज अ ऑफिसर यहां पर इंडक्ट किया फ्रंटलाइन शिप्स के ऊपर में, जहाजों के ऊपर भी दोस्तों यहां पर इनको तैनात करना शुरू किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से महिलाओं का रोल बढ़ता चले गया हमारे आर्म्ड फोर्सेस में। लेकिन यहीं पर बताया जाता है कि इंडिया में इस जेंडर इक्वालिटी से संबंधित कुछ चिंताएं भी हैं। मतलब भले ही रोल बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी भी वो इक्वालिटी आपको नहीं देखने को मिलेगी। यानी पुरुष और महिलाएं दोनों अभी भी यहाँ पर कई सारे सेक्शन में समान नहीं है, असमानताएं बहुत ज़्यादा हैं। महिलाएं काफ़ी सारे सेक्टर्स में पीछे हैं, अभी धीरे धीरे यहाँ पर ग्रोथ हो रही है। तो जेंडर इक्वालिटी में क्या कंसर्न है, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करेंगे तो CMIE का डेटा है। इस डेटा के अकॉर्डिंग बताया गया दिसंबर 2021 तक जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है, यहां पर जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है, 9.4% के आसपास था। तो महिलाएं जो आजकल वर्क कर रही हैं उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा लो लेवल पर आपको देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आता है, आपको पता होगा। इस इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है, क्योंकि ये बात करता है जेंडर गैप के बारे में कि दोनों जेंडर जो महिलाएं पुरुष के बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। तो ये जो इंडेक्स रिलीज होता है दोस्तों, इस इंडेक्स में भारत की रैंक 2022 में और कम हो गई थी, 135th प्लेस पर हमको रख दिया गया। फिर धीरे धीरे करके हाल ही में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इन्होंने भी अग्री किया कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट्स के अंदर में जो डेटा है वो सही साबित हो रहा है। कई सारे सेक्शंस में दोस्तों महिलाओं का पार्टिसिपेशन रेट बहुत ही ज़्यादा कम है, हमें उसमें सुधार करना होगा और इंडिया कर रहा है धीरे धीरे। फिर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की बात हो रही है, IPU की। तो IPU के थ्रू यहाँ पर एक डेटा कंपाइल किया गया जिसमें बताया गया कि इंडिया में जो स्पेशली यहाँ पर मेंबर हैं, अगर आप देख पाओगे जो वेमेन का रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा के अंदर में वो जस्ट 14.44% के आसपास का है। यानी लोकसभा में जितने ही मेंबर्स हैं उसका केवल 14% महिलाएं हैं। फिर 2018 की एक स्टडी होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, और उस ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टडी है उसमें यह बोला गया कि 95% से ज़्यादा जो इंडियन वर्किंग वेमेन है दोस्तों वो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं। कहीं पे काम अगर कर रही हैं तो मजदूरी वाला काम हो रहा है, लेबर इंटेंसिव वर्क हो रहा है, या जॉब्स मिली हैं तो बहुत ज़्यादा कम सैलरी पे रखा गया है। तो ये भी एक बहुत डिफरेंस है। कोई प्रोटेक्शन नहीं है नौकरी की, कभी भी हटा दिया जाएगा, ना ही कोई सोशल प्रोटेक्शन है, ना ही कोई स्कीम्स के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो ये कुछ सिनेरियो हमको जेंडर गैप के बेसिस पर नजर आया। अब उसी सेक्शन में ये बोला गया कि जो महिलाओं का रोल है आर्म्ड फोर्सेस में, इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, समस्याएं भी हैं। जैसे सबसे पहली समस्या है सोसाइटल इशू। सोसाइटी, समाज में अगर आप देख पाओगे तो महिलाओं को एज अ ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर या आर्मी में या कहीं पर जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत लो रखी गई है, और अभी भी ऐसा चलता है थिंकिंग की वजह से। ये हमें नजर आएगा।
दूसरा फिजियोलॉजिकल चैलेंज, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है। अब महिलाओं को काफ़ी सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। कोई यहाँ पर मदर है ना, उनको बच्चे का भी ध्यान रखना है, ये वर्क भी करना है, साइकोलॉजिकल लिमिटेशंस, ये रीज़न आ जाते हैं। महिलाओं के लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस इकट्ठे हो जाते हैं प्रेगनेंसी के समय पर, मदरहुड के समय पर, है ना, फैमिलीज़ का ध्यान रखना, हस्बैंड देन वो वाली फैमिली का ध्यान रखना। तो ऐसे चैलेंजेस भी यहाँ पर फीमेल्स को फेस करने पड़ते हैं। फैमिली इश्यूज़, वही अभी जो बात कर रहे थे, जो आर्म फोर्सेस है ना, यहाँ पे जब महिला जाती है तो उनको बहुत सारे सेक्रीफाइस देने होते हैं अपने ड्यूटी के प्रति। यहाँ पे जब एक कमिटमेंट बनाना पड़ता है तो उसके पीछे बहुत कुछ लगता है, बहुत सेक्रीफाइस होते हैं। ठीक है, लगातार बार बार ट्रांसफर्स होना, एजुकेशन जो बच्चे की पढ़ाई उस पर इम्पैक्ट पड़ता है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर फैमिली के अंदर में सेपरेशंस देखने को मिल जाते हैं, तो ऐसी फैमिली इशूज़ भी यहाँ पे आते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पर इस सेक्शन में नजर आएंगे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा ध्यान आप सभी लोग रख सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अच्छा, एक चीज़ और, ये आप सोच रहे होंगे कितनी सारी डिटेल्स है, ये डिटेल्स क्या काम में आएगी या नहीं आएगी। देखिए, बिल्कुल आएगी। यूपीएससी ने मेंस में यहाँ पर 2019 में एक सवाल पूछा, 2021 में सवाल पूछा। डायरेक्टली इससे लिंक नहीं है बट मिलते जुलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। 2019 में क्वेश्चन ये था कि व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर वुमेन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस। ठीक है, महिलाओं से संबंधित चुनौतियों के बारे में पूछ लिया गया। फिर ऐसे यहाँ पर दोस्तों महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है हायर जुडिशरी में, उसको लेकर क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो ऐसे अब आर्म फोर्सेस को लेकर भी पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ, ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, ट्रेंड सेट है, तो ध्यान रखना है और डिटेल से पढ़ के जाना है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। आज के अखबार में पेज नंबर 15 पर यह आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करेंगे। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है पोलियो के बारे में। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो इंडिया में नहीं पाई जाती, अब इंडिया में खत्म हो चुकी है। इंडिया में हमने पोलियो को खत्म कर दिया पूरी तरह से, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान में, हमारे पड़ोसी देश में अभी भी बहुत सारे केसेस निकल कर आ रहे हैं। तो यहां पे बोला गया पाकिस्तान में अभी इसी साल पोलियो का 5वां केस देखने को मिला, और वो 5वां केस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। जो विक्टिम है वो यहां पर बेसिकली 2 साल का बच्चा है, बलूचिस्तान से बिलोंग करता है। अभी 22 मई को उसकी जान भी चली गई, उसके अंदर पोलियो वायरस पाया गया। ये खुद पाकिस्तान के अखबार बताते हैं। और ऐसे पोलियो के कुछ कुछ केसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो एक समय पर नहीं थे, वो अब केसेस नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान में। तो जो प्रॉब्लम है पोलियो की, ऐसा नहीं है ख़त्म हो चुका है पूरा, अभी भी पाकिस्तान में बनी हुई है। अभी मैं आगे दोस्तों इंडिया के सिनेरियो भी बताऊंगा, इंडिया में क्या कंडीशन है वो भी सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले पोलियो के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जो होते हैं, जो तथ्य हैं, वो जानने जरूरी हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो पोलियो एक डेडली वायरल इन्फेक्शियस डिजीज है, एक ऐसी बीमारी जो सीधा एक इंसान के नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, सीधा दिमाग को यहां पर अटैक करती है। ठीक है, पोलियो को देखोगे दोस्तों तो इसके अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं, जैसे वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इसके अलग अलग यहां पर वेरिएंट्स आपको नजर आएंगे। और जितने भी यहां पर ये तीनों के तीनों स्ट्रेन्स हैं, ये जाने जाते हैं इतने खतरनाक हैं कि एक इंसान को अगर ये पूरी तरह से हो जाए तो उसके अंदर में पैरालिसिस भी हो सकता है, वो इंसान पैरालिसिस से गुजर सकता है। पैरालिसिस के साथ साथ यहाँ पर उस इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो ये जो पोलियो है दोस्तों, जब इसके बारे में हम बात करते हैं तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये जो 3 अलग अलग स्ट्रेन्स मैंने आपको बताया, ये तीनों स्ट्रेन खतरनाक हैं। वायरस जो कि यहाँ पर एक इंसान को बुरी तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसकी जान ले सकते हैं। सवाल यह है कि बीमारी फैलती तो नहीं है। देखिए अब इसके बारे में जानिए, ये बीमारी फैल सकती है। स्पेशली ये जो पोलियो वायरस होता है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट हो सकता है फेकल और ओरल रूट के माध्यम से। ठीक है, मल के रास्ते से। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ओरल रूट के माध्यम से भी दोस्तों यहाँ पे क्या हो सकता है, ये बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है। समझ गए, ज़्यादा कांटेक्ट के माध्यम से, गंदे पानी की वजह से, गंदा खाना खाने की वजह से जो अफेक्टेड होगा उस पोलियो वायरस के। उसके अलावा ये जो पोलियो वायरस है ज़्यादातर उन बच्चों को अफेक्ट करता है जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है। ये वायरस हमारी आंतों में जाकर लगातार मल्टीप्लाई होता चले जाता है, बढ़ता चले जाता है, और बढ़ते बढ़ते सीधा दिमाग के ऊपर अटैक करता है, नर्वस सिस्टम पे, और एक इंसान की बॉडी में फिर पैरालिसिस होना शुरू हो जाता है, बॉडी पैरालाइज हो जाती है, काम करनी बंद कर जाती है। अब बात आती है सिम्टम्स की। अगर किसी को पोलियो होता है तो उसमें लक्षण क्या होते हैं। ज़्यादातर लोग जिनमें ये पोलियो वायरस हो जाता है दोस्तों, वो ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें थोड़े बहुत लक्षण नज़र आते हैं, जैसे बुखार हो गया, थकान हो गया, नौसिया, हेडेक, पेन हो गया आर्म्स में, लेग्स में। तो इस तरीके के यहाँ पे कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं नॉर्मल।
लेकिन कुछ रेयर केसेस भी होते हैं, कुछ खतरनाक केसेस, जहां पर पोलियो इन्फेक्शन की वजह से एक इंसान की जो मसल फंक्शन होती है, मांसपेशियों का जो उसका काम करना होता है, वो परमानेंटली बंद कर देता है, यानी कि पैरालाइज हो जाती है बॉडी। और जो ये पोलियो है ये फेटल भी हो सकता है, मैं जैसे मैंने बोला जानलेवा भी हो सकता है। अगर हमारी जो मसल्स हैं, स्पेशली जो ब्रीथिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, सांस लेने वाली मसल्स, अगर वही पैरालाइज हो जाएं, तो वही काम ना करें, तो सीधा क्या होगा, ये इंसान की जान ले लेगा, नहीं ले लेगा, बिल्कुल जान ले लेगा। तो ये बात हो गई यहाँ पर पोलियो के स्प्रेडिंग के बारे में। अब इसके प्रिवेंशन एंड क्योर के बारे में बात आती है। तो इसका कोई मतलब ट्रीटमेंट वगैरह क्या है, कोई वैक्सीन वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, सबसे पहली चीज़, पोलियो में दो प्रकार की वैक्सीन है, एक है ओरल पोलियो वैक्सीन और दूसरी है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। ओरल जो सीधा यहाँ पे ड्रॉप्स के माध्यम से पिलाई जाती है छोटे छोटे बच्चों को, आपको पता होगा, है ना, वीकली बेसिस पे। फिर एक होती है इंजेक्टेबल, सीधा यहाँ पर इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है, इसको लाया गया है एज ए एडिशनल डोज। क्या होता है, डीपीटी जो होता है ना, डिप्थीरिया पर्टुसिस टीटनेस, है ना, इसी के बेसिस पर यहाँ पर कह सकते हो, इसी का एक एडिशनल डोज आपको देखने को मिलेगा, इसके साथ ही दिया जाता है। तो एक इंजेक्शन के माध्यम से भी पोलियो ठीक किया जा सकता है, बाकी ओरल ये जो ड्रॉप्स हैं इसके माध्यम से भी यहाँ पर ये वैक्सीन प्रोवाइड करवाई जाती है पोलियो के अगेंस्ट में। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर इंडिया का क्या पूरा का पूरा स्टैट्स नजर आता है पोलियो से रिलेटेड। तो जब बात आती है भारत की, तो भारत को ऑलरेडी 2014 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पोलियो फ्री सर्टिफिकेट दे दिया है, यानी हमारे देश में पोलियो का कोई भी केसेस नहीं है। क्योंकि 2014 से पहले अगर लगातार 3 सालों को देखें, जैसे 2011, 12, 13, है ना, लगातार इन 3 सालों में पोलियो के 0 केसेस नजर आए। इस वजह से भारत को ये पोलियो फ्री का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवा दिया गया, हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट था। अब जो आखिरी केस पोलियो वायरस की वजह से देखने को मिला हमारे देश में, वो 13 जनवरी 2011 को डिटेक्ट किया गया था, उसके बाद से कोई केसेस नजर नहीं आए, ऐसा डेटा हमको बताता है। ठीक है, इसकी वजह से इंडिया में कोई भी केस आपको पोलियो से रिलेटेड नहीं देखने को मिलते। अब ध्यान रखिएगा, पोलियो को खत्म करने के लिए कई सारे जो इनिशिएटिव्स हैं, कई सारे कदम उठाए गए, दुनिया में भी उठाए गए, इंडिया ने भी कई सारे इनिशिएटिव्स उठाए। अगर हम पहले ग्लोबल लेवल की बात करेंगे, वर्ल्ड लेवल पर की लेवल की बात करेंगे, तो एक इनिशिएटिव है ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव। 1988 में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था, ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव के माध्यम से। ठीक है, तो अलग अलग सरकारें थीं, WHO था, उन सब ने मिलकर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया। इसी प्रकार से वर्ल्ड पोलियो डे, ध्यान रखिएगा, हर साल हम 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे ऑब्जर्व करते हैं, ताकि लोगों को जानकारी दे सकें कि भाई एक ऐसी बीमारी भी है जो देखने को मिला करती थी, कम है, बट यहां पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है। और इसी प्रकार से इंडिया ने भी कई सारे इनिशिएटिव्स चलाए पोलियो को खत्म करने के लिए, जैसे पल्स पोलियो प्रोग्राम ये स्टार्ट किया गया था। फिर एक इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 ये स्टार्ट किया गया था दोस्तों, ये भी यहां पर एक नेशन वाइड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था। फिर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 में लॉन्च किया गया था, जहां पर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के ऊपर वर्क किया गया, क्योंकि कोई भी बीमारी बॉडी में तभी ज़्यादा घातक हो सकती है जब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है। अगर इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है तो भारी से भारी बीमारी से भी हम लड़ सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस आपका शरीर साथ देता है। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं आज के एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज का बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल मैं इंडियन एक्सप्रेस से लेकर आया हूँ, क्योंकि द हिंदू में कुछ काम का नहीं था दोस्तों, तो एडिटोरियल पढ़ना था अपने को, तो इंडियन एक्सप्रेस से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिया है। अभी क्या है ना, लगातार चर्चाओं में क्या है, कोएलिशन गवर्नमेंट, सरकार चर्चा में है, इलेक्शन चर्चा में है। तो हमारे इंडियन एक्सप्रेस में जो यहाँ पर उदित मिश्रा साहब हैं, उन्होंने आर्टिकल लिखा है, उन्होंने बोला है कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं जीती है, तो अब कोएलिशन गवर्नमेंट आई है, तो बताइए कोएलिशन गवर्नमेंट का क्या रोल होगा, वो यहाँ पर समझाएंगे। ये थोड़ा इतिहास बताएंगे, इतिहास में कोएलिशन गवर्नमेंट कैसे काम की है, कोएलिशन गवर्नमेंट ने कितने बड़े बड़े अचीवमेंट्स हासिल करे हैं। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अच्छे से इस पूरे के पूरे आर्टिकल को सुनिएगा, क्योंकि लास्ट में मेंस का क्वेश्चन मिलेगा। ये ट्रेंड के ऊपर बेस्ड आर्टिकल लिखा हुआ है, और आपने कई बार सुना होगा एडिटोरियल्स की जब बात आ रही है तो द हिंदू से ज़्यादा बेटर आपको इंडियन एक्सप्रेस में मिल जाते हैं। अब ये आर्टिकल में मैं इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि टू द पॉइंट एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो एग्जाम में सीधा हेल्प करेगी, कोई फालतू चीज़ें नहीं है, जैसे कई बार फालतू चीज़ें होती हैं ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। तो अभी जनरल इलेक्शन 2024 हो गए हैं समाप्त, सरकार आ चुकी है, कोएलिशन गवर्नमेंट आई है एनडीए की, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं इस देश के, ऑलरेडी शपथ ले चुके हैं, तो बन चुके हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री। ये पहली बार हुआ है 1962 के बाद से, ध्यान रखिएगा 1962 के बाद से पहली बार कोई प्रधानमंत्री जो तीसरी बार शपथ लिए हैं, तीसरी बार वापस से आए हैं सत्ता में।
ठीक है। अब होता क्या है कि अब की बार थोड़ा चेंज हो गया। पिछली बार 2014 की बात करेंगे या 2019 की बात करेंगे तो बीजेपी के पास में, प्रधानमंत्री के पास में फुल पावर थी पूरी पार्टी की, उनकी जो ताकत थी, उनकी पार्टी थी बीजेपी। बीजेपी के पास में 272 से ज़्यादा सीट्स थी। यानी अगर कोई बड़ा डिसीजन भी लेना होगा तो वो आराम से वो बड़े बड़े डिसीजंस ले सकते हैं, है ना, कोई दबाव नहीं। लेकिन अब की बार क्या हुआ है, कोएलिशन गवर्नमेंट आ चुकी है। कोएलिशन में आपको पता है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड हो गई, नीतीश कुमार जी की यहाँ पर पार्टी हो गई, उसके अलावा चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो गई, जो आपकी टीडीपी है, तेलुगु देशम पार्टी हो गई। ऐसी कुछ और भी पार्टीज, आप सभी पार्टीज का महत्वपूर्ण रोल है। देखो कोएलिशन वाली गवर्नमेंट में क्या होता है ना, मैं आपको एक खेल बताता हूँ। जो पार्टीज बहुत बड़ी हैं, जिनके पास में बहुत सारी सीट्स आई हैं, उनका ज़्यादा रोल नहीं होता। जिनके पास में बहुत कम सीट्स हैं उनके पास में ज़्यादा पावर होती है। जिनके पास में बहुत कम सीट आई हैं उनको ज़्यादा वैल्यू मिलती है। भाई आप हमारी साइड आ जाओ, हमारी साइड आ जाओ। तो जिनके पास में सबसे कम सीट आई उनके पास में सबसे ज़्यादा ताकत होती है कोएलिशन गवर्नमेंट में। उनकी बात माननी पड़ती है, हर एक छोटी चीज़ माननी पड़ती है। नहीं तो फिर अगर आप उनके अगेंस्ट चले गए तो वो कहेंगे भैया हम तो जा रहे हैं, दूसरी पार्टी में मिल जाएंगे, बात खत्म, आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, बनिए फिर प्रधानमंत्री। तो ये केस यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल जाता है। तो इसमें सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो वैसे एक चीज़ ये भी है, जो सिंगल पार्टी डोमिनेंस होता है ना, वो खत्म हो जाता है। नहीं तो फिर एक तरफ हम ये भी बात होती थी कि क्या देश हमारा वन नेशन वन पॉलिटिकल पार्टी की तरफ सेट हो चुका है, कि एक देश और केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी जिसके हाथ में सारी सत्ता है, पूरा डोमिनेंस है। वो चीज़ें दोस्तों यहाँ पर हो गई ख़त्म। यही तो डेमोक्रेसी है इंडिया की। अब यहाँ पर लोगों ने वोट देकर अब की बार तो सब कुछ मामला इधर उधर कर दिया है, और इंडियन वोटर्स को कभी भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाया है, और इस बार उन्होंने साबित भी कर दिया है। अब चलिए, बात हो रही है बार बार कोएलिशन गवर्नमेंट की। क्या होती है कोएलिशन गवर्नमेंट? कोएलिशन सरकार को हम डिफाइन कर सकते हैं जब दो या दो से ज़्यादा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आपस में सहमति के साथ मिलकर एक सरकार बनाएं तो वो हमारी कोएलिशन गवर्नमेंट कहलाती है। सिंपल बात हो गई, क्लियर हो गया। तो कोई एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है, सब मिलकर गवर्नमेंट चला रहे हैं। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कॉम्प्रोमाइज कर चुकी हैं कि चलिए हम आपस में मिलकर सरकार बना लेते हैं, बना ली गई। अब कोएलिशन गवर्नमेंट के दोस्तों अपने आप में कुछ फीचर्स होते हैं, जरा उन फीचर्स को सुनिए। जब कोएलिशन गवर्नमेंट की बात होती है तो कम से कम, जब बात हो रहा है कोएलिशन, तो कम से कम दो पार्टी तो चाहिए। दो पार्टी मिलकर ही तो बनाएंगी, और ये दो से कितनी भी ज़्यादा हो सकती हैं। अभी आप दूसरी तरफ भी देख पा रहे होंगे, अपोजिशन में कितनी सारी पार्टीज़ हैं, सब मिलकर यहाँ पे कोएलिशन चला रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोएलिशन वाली जो पॉलिटिक्स होती है वो स्टैटिक नहीं होती है, स्थिर नहीं होती है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, हर बार बदलती हैं, सरकार पलट जाती हैं। तो जो कोएलिशन गवर्नमेंट है ये काम करती है, कह सकता हूँ, मिनिमम प्रोग्राम के बेसिस पर। समझ गए? यहाँ पर जो कोएलिशन गवर्नमेंट के हर एक मेंबर है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी है, सबको सेटिस्फाई करना पड़ता है, सबको संतुष्ट करके आगे चलना पड़ता है। आप खुद से अकेले कोई डिसीजन नहीं ले सकते। और कोएलिशन में दो प्रकार के कोएलिशन होते हैं, एक होता है प्री पोल कोएलिशन, एक होता है पोस्ट पोल कोएलिशन। प्री पोल मतलब इलेक्शन से पहले ही संगठन बन चुका है पूरा का पूरा, गठबंधन बन चुका है इलेक्शन से पहले। और एक होता है इलेक्शन के बाद बनता है। इलेक्शन के बाद सोचा भाई हाँ हमें ज़रूरत है, चलिए आपस में मिलकर बना लेते हैं सरकार, वो ज़्यादा बेकार होता है। लेकिन इलेक्शन से पहले पूरी सहमति के साथ जब बनता है वो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा मजबूत, थोड़ा देखने को मिलता है, क्योंकि उनका मैनिफेस्टो साथ में आता है। बट वो भी पलट सकता है आगे जाकर, जब सरकार आती है तो वो तो दिखता ही है हमें। अब की बार एक बढ़िया चीज़ हुई है कि इंडिया में स्पेशली जब बात होती है एमपीज़ की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करने की, तो भारत ने 74 महिलाओं को भी ऐसा एमपी इलेक्ट किया है अब की बार लोकसभा के इलेक्शन में। ये भी एक चीज़ हुई है। हालांकि यहाँ पे अगर हम देखें तो 2019 के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा सा कम है, बट फिर भी एक ज़माने के हिसाब से देखेंगे तो बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है। इंडिया के जो पहले इलेक्शन हुए थे 1952 में, उसके कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा है। तो अभी 2024 में जो ये लोकसभा के इलेक्शन हुए उसमें 74 महिलाएं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आई हैं। ध्यान रखिएगा, 74 वुमेन, यानी जो हमारी लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है, इलेक्टेड स्ट्रेंथ, उसका 13.63% अब की बार महिलाएं हैं। जबकि दूसरे देशों में देखेंगे तो साउथ अफ्रीका में 46% हैं, यूके में 35% हैं, यूएस में 29% हैं। तो वहाँ पर अभी भी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, भारत में है लेकिन फिर भी कम है। जब बात आती है महिलाओं की तो इंदिरा गांधी जी को कोई भूल नहीं सकता, जो भारत की फर्स्ट एंड ओनली, पहली और इकलौती यहाँ पर महिला प्रधानमंत्री आपको देखने को मिलती हैं, इंदिरा गांधी जी।
अब की बार एक और चीज़ हुई है, नोटा। नोटा के बारे में कल मैंने आपको पढ़ाया था, नन ऑफ द अबव। नोटा को अब की बार 2 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं, मतलब पिछली बार से थोड़ा सा कम यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन फिर भी नोटा को वोट दिया है लोगों ने। अब नोटा के बारे में पढ़ना है तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है दोस्तों, कल ही मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है, बहुत डिटेल से पढ़ाया है नोटा क्या है, जब नोटा को ज़्यादा वोट मिलेगा तो कौन इलेक्ट होगा, कैसे काम करता है, ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। सबसे पहली बार हमारे इलेक्शंस में 2014 के अंदर इस नोटा को, नन ऑफ द अबव को इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर किसी को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं है तो वो सीधा नोटा पर दबाकर कह सकता है भैया हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं है, लेकिन आपका वो वोट बिल्कुल बेकार जाएगा, क्योंकि एट द लास्ट भले ही आपको कोई भी चेहरा पसंद ना हो, कोई भी पार्टी पसंद ना हो, लेकिन आपने नोटा पे वोट दिया हो। अब सपोज उस एरिया में कोई ना कोई तो आएगा भैया एमपी चुन के, तो क्या नोटा का कोई वैल्यू नहीं होता? फिर लास्ट में काउंटिंग के समय पर कंसिडर कर लेते हैं, बट वो इनवैलिड वोट होते हैं दोस्तों, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि नोटा के बाद अगर दूसरा कोई व्यक्ति जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो आ जाता है सत्ता में, तो भले ही आप ना चाहते हो, आपने को किसी का चेहरा पसंद नहीं है, फिर भी आपको कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर केस हो जाता है नोटा में। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कोalition गवर्नमेंट की, तो कोalition गवर्नमेंट क्या होती है, फीचर्स क्या होती है, वो हमने समझ लिए। अब दोस्तों इस कह सकते हो गठबंधन की जो सरकार होती है, इसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होते हैं ये जानना जरूरी है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, सपोज इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए, बताइए गठबंधन की सरकार आपकी बार न्यूज़ में है, बताइए आपको क्या फायदे दिखाई देते हैं और क्या नुकसान दिखाई देते हैं। चलिए पहले बात करते हैं मेरिट्स में, फायदे में। तो कोalition गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में लेकर आती है डिसीजंस बनाने के लिए। तो यहां पर सभी लोग आपस में अपने इंटरेस्ट को बैलेंस करके चलते हैं। और इंडिया का कल्चर भी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, काफ़ी सारी भाषाएं आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जो कोalition गवर्नमेंट है ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगी, ज़्यादा जगह से लोगों को लिया जाएगा, ज़्यादा अच्छी तरीके से सरकार लोगों के प्रति रिप्रेजेंटेटिव बनकर आएगी। तो जो कोalition पॉलिटिक्स होती है ये भारत के फेडरल सिस्टम को भी मजबूत करती है, जहाँ पे हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब मिलकर काम करेंगे, सबके पास पावर्स है ना। तो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है कोalition में, तो ये यहाँ पर इसके फायदे हो गए। लेकिन यहीं पर कुछ डिमेरिट्स यानी इसके नुकसान भी नजर आते हैं। नुकसान में सबसे पहला, कोalition गवर्नमेंट कभी भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाती, यह हमेशा अनस्टेबल होती है, अस्थिर होती है, जैसे मैंने आपको बताया। कहीं पर भी किसी मुद्दे पर किसी भी व्यक्ति को अगर यहाँ पे डिसएग्रीमेंट होता है तो सीधा वो अगर निकलेगा तो सरकार कोलैप्स कर जाएगी। कोalition गवर्नमेंट में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जो पावर्स है वो काफ़ी कम हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि अब जगह जगह पर उनको हर एक व्यक्ति से पूछना पड़ेगा जिसकी सहयोग से वो सरकार बना के बैठे हैं, ठीक है। तो उनको कंसल्ट करना पड़ेगा अपने डिसीजंस लेने के लिए। तो ये भी एक चीज़ हो जाती है कि कोalition गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी थोड़ी सी कमज़ोर पड़ती है। फिर उसके बाद में आपको स्टीयरिंग कमेटी देखने को मिलती है, एक स्टीयरिंग कमेटी होती है, जैसे सुपर कैबिनेट होता है, कोalition पार्टनर्स के लिए कमेटी होती है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, जो छोटी छोटी पार्टीज होती हैं कोalition में उनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। छोटी पार्टी है, कम सीट है, उनकी ज़्यादा वैल्यू होगी। जिनके पास में 240 सीट है उनकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं हो रही है। अब जिनके पास में 14 सीट है या 16 सीट है उनकी वैल्यू ज़्यादा है, भाई निकल ना जाए, क्योंकि 14 और 12 सीट की ज़रूरत है सरकार बनाने के लिए एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इस वजह से आप ये समझ रहे होंगे कि उनका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा हो जाता है। और एक और चीज़ है, कोalition गवर्नमेंट अगर आप देख पाओगे जो हमारे लीडर्स होते हैं अलग अलग रीजनल पार्टीज़ के, उनके डिसीजंस अलग अलग है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सरकार सही से चल नहीं पाती, सही से कामों पर फोकस नहीं हो पाता है ना, हर एक का ब्लैकमेल झेलना। फिर इससे कहीं ना कहीं जो देश के प्रति डिसीजंस होते हैं दोस्तों वो खुल के नहीं लिए जा सकते, नेशनल डिसीजंस में बहुत सारी कमजोरियां साबित हो जाती हैं। कोalition गवर्नमेंट में जो मेंबर्स होते हैं वो अक्सर दोस्तों यहाँ पर अपनी जो गलती करने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। मान लो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, कोई एक ही सत्ता में है, एक ही सरकार चला रहा है, अब गलती कर रहा है, आप सीधा थोप तो सकते हो भाई आप ही गलती है। अब यहाँ पे 8-10 पार्टीज मिलकर सरकार चला रही हैं, तो एक पार्टी कहेगी नहीं भाई इसका था, ये गलती इसकी थी, वो कहेगा ना ना इसकी थी ना इसकी थी। तो इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ही नहीं कि हाँ उसने मिस्टेक की है, एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे, अकाउंटेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, समझ गए। तो कोalition गवर्नमेंट में ये भी कुछ डीमेरिट्स हमको नजर आते हैं। कोalition सरकार में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ के आपको नजर आएंगे। क्यों? हर एक पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर प्रेजेंट है कोalition में, अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर वो कोई ना कोई व्यक्ति काम कर रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो कोalition गवर्नमेंट है इतिहास कैसा रहा है इसका, क्योंकि अगर हम 2014 से पहले देखें तो बहुत सारी ऐसी गठबंधन की सरकारें आई हैं, तो क्या क्या रिफॉर्म्स, कुछ बड़े काम किए या नहीं किए, चलिए जानते हैं। लगभग 1991 से, ध्यान रखिएगा 1991 से इंडिया ने लगातार कोalition की सरकार को एक्सपीरियंस किया है 2014 तक।
जहाँ पे जो लीडिंग पार्टी है उनके पास में, यानी कोलिशन कब आता है, जब भाई किसी पॉलिटिकल एक लौती पार्टी के पास में 272 सीट्स ना आ पाएँ, तो उनको दूसरी छोटी छोटी पार्टीज के साथ में जोड़ तोड़ करके सरकार बनानी पड़ती है। अब कई बार बोल्ड डिसीजंस भी लिए गए दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार 1991 से लेकर 1996 तक चली दोस्तों, और इस सरकार के दौरान बड़े बड़े डिसीजंस लिए गए। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का नाम आपने सुना होगा, लाइसेंस राज यहाँ पे खत्म किया गया, WTO मेंबरशिप, भारत यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनकर आया। तो ऐसा नहीं है कोलिशन की गवर्नमेंट में डिसीजंस नहीं लिए जाते, बड़े बड़े डिसीजंस लिए। अब ये देखिए 1-1.5 साल चलने वाली सरकार है देवेगौड़ा साहब की। तो देवेगौड़ा गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने यहाँ पर क्या चीज़ इंट्रोड्यूस की, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, ये जाने गए उस समय पर टैक्स रेट को कम करने के लिए, तो टैक्स रेट को यहाँ पर कम किया गया दोस्तों। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई 1998 से लेकर 2004 तक, यहाँ पर FRBM एक्ट लेकर आया गया, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसको यहाँ पर सरकार की जो बोरोइंग्स है उसको लिमिट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर ये एक्ट लेकर आया गया। डिसइन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया कि जो भी यहाँ पर सरकारी जो यहाँ पर एजेंसियाँ हैं जो लॉस में हैं काफ़ी ज़्यादा, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए, थोड़ा सा बेच दिया जाए, है ना, जिससे थोड़ा पैसा आएगा। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया, स्कीम्स लेकर आई गई, PM ग्राम सड़क योजना कर जैसी, तो बड़े बड़े एक्शंस लिए गए हैं। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के ही समय पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भी आया था दोस्तों। फिर मनमोहन जी की सरकार देखने को मिली 2004 से लेकर 2014 के बीच में। तो मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी, यहां पर आप देख पाओगे और बड़े बड़े डिसीजंस लिए गए, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू फूड, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जिसकी बात करते हैं, MG नरेगा के बारे में। तो ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं, बोल्ड डिसीजंस लिए गए हैं। तो अभी भी अधिकतर लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये लगा के बैठे हैं कि अब की बार जो यहाँ पर NDA की गवर्नमेंट बनी है, यहाँ पर भी जो PM मोदी हैं वो बड़े डिसीजंस लेने में चूकेंगे नहीं, बड़े बड़े डिसीजंस अब भी लिए जाएंगे, चाहे भले ही कोएलिशन में क्यों ना हो, क्योंकि अभी भी जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है देश भर में अगर हम देखें तो वो BJP ही है। क्योंकि अगर आप कांग्रेस को देखते हो तो उनके पास में केवल 99 सीट हैं, जबकि BJP के पास में 240 या 41 सीट्स हैं। तो आप इमेजिन कीजिए, अभी भी वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी देश की BJP ही है, जो कि फैक्ट है, सिंपल सी बात है। अब आते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपने अच्छे से पूरे के पूरे आर्टिकल को सुन लिया है, डिटेल्स पढ़ ली हैं, तो चलिए एक आपको मौका दिया गया है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक बढ़िया सा आंसर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन यह है, डिस्कस द चैलेंजेस एंड इंप्लीकेशंस ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्टली आपसे पूछा भी जा सकता है। खुलकर छूट है, आप 250 शब्दों में बढ़िया आंसर लिखें। आपने यहाँ पे समझाना है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, उसमें क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, उसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, जरा इसके बारे में समझाइए। समझ गए? अब चलिए एक बार हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले जो एस्पिरेंट इसको बढ़िया से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में गठबंधन सरकारों की चुनौतियों और नेतार्थों पर चर्चा कीजिए 250 शब्दों में। आंसर लिखने के बाद में कहां पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहां पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहां पे ऑलरेडी 78,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को जो आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम करता है दोस्तों। समझ गए? चलिए आगे आते हैं। अब आता है यहाँ पर आज का वर्ड ऑफ द डे। आपको पता है वर्ड ऑफ द डे हमने कंटिन्यू किया था पिछले कुछ समय से। बीच में सैटरडे संडे में वर्ड्स नहीं पब्लिश होते हैं न्यूज़पेपर में, बट मंडे टू फ्राइडे पब्लिश होते हैं। तो आज मंडे है, हमने वापस से लगा दिया है। यहाँ पे वर्ड है मॉक्सी। आज वर्ड ऑफ द डे है मॉक्सी दोस्तों। अब मॉक्सी का सिनोनिम हो सकता है बैकबोन, गट्स, किसी की इंसान की एक ताकत, उसकी शक्ति, सहन शक्ति, करेज, इसको यहाँ पे मॉक्सी के तौर पर रेफर किया जा सकता है। अब मॉक्सी को यहाँ पे यूज कैसे किया गया है, ही प्रूव्ड हिज मॉक्सी बाय रिफ्यूजिंग टू गिव अप, यानी उसने अपनी बहादुरता या अपनी सहन शक्ति कह लो या अपने गट्स दिखाए हार ना मानकर। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे मॉक्सी वर्ड का यूज कर लिया गया। अब आपको भी यहाँ पर यूज करके मॉक्सी वर्ड यूज करके एक सेंटेंस बनाना है। चलो फटाफट सेंटेंस बनाकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख दो। बाकी आते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ये था कि नीचे ऑप्शन में जो 4 अलग अलग इंटरनेशनल ट्रीटीज के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सी एक ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटी है जो व्हाइट फॉस्फोरस का
युद्ध के अंदर में यूज़ करने से, स्पेशली जो सिविलियंस के अगेंस्ट होता है उसको यूज़ करने को लेकर रेगुलेट करने का काम करती है। तो दोस्तों बात हो रही है वाइट फॉस्फोरस की, आपको पता होगा, है ना। तो ये कौन सा वेपन है आपका, तो इसके बेसिस पर अगर आप देख पाओगे जो सिविलियंस के अगेंस्ट में अगर यूज़ करने से रोकना है तो ये बेसिकली ये वाला इंटरनेशनल ट्रीटी बात करती है, कन्वेंशन ऑन द सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स। ठीक है, तो अगर आप वाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल करते हो युद्ध के अंदर में तो दोस्तों आप सिविलियंस के अगेंस्ट में वैसे भी नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हमारे अलग अलग जो अग्रीमेंट्स, स्पेशली जो कन्वेंशन ऑन द सर्टेन कन्वेंशनल वेपन है, इस पर्टिकुलर कन्वेंशन, इस एग्रीमेंट के अंदर में इसको रेगुलेट किया गया है, इसके ऊपर कंट्रोल रखा गया है कि भाई आप जगह जगह पर मतलब कहीं पर भी इस तरीके से इतनी आसानी से इस वेपन का यूज़ नहीं कर सकता। आपको थोड़े दिनों पहले मैंने पढ़ाया भी था जब वाइट फॉस्फोरस के बारे में पढ़ाया था। तो बेसिकली इस कन्वेंशन को लाने का मेन पर्पज़ यही था कि जो ये वाइट फॉस्फोरस है इसका यूज़ सिविलियंस के ऊपर ना किया जाए, है ना, किसी इंसान की इस वाइट फॉस्फोरस की वजह से जान ना जाए, क्योंकि ये फॉस्फोरस होता बहुत खतरनाक है। ऑक्सीजन मिल जाए तो जलता रहता है, जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक जलता है। ये वो चीज़ है दोस्तों जो एक इंसान की हड्डियों तक को गला देता है, अगर बॉडी में पहुंच जाए, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, सब चीज़ों को पूरी तरह से गला देता है। तो हाल ही में जो केस आया था लेबनान का, उसकी वजह से यहाँ पर ये वाइट फॉस्फोरस न्यूज़ में बना हुआ था, जिस वजह से फिर हम लोगों ने भी यहाँ पर डिस्कशन किया और एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लगाया। तो कितने लोगों ने सही किया पता चल जाएगा, बाकी पढ़ना इसके बारे में जानकारी डेफिनेटली मिलेगी। चलिए इसके साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।